समय मैं मौजूद हूँ इमाम खुमैनी के घर में, जहाँ पर वो लगातार काम किया करते थे। और अगर आप देखें तो ये उनकी कुछ जो ऑफिस है उसको भी एक तरीके का म्यूजियम या फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बना दिया गया। हालांकि ये जगह अलाउड नहीं है किसी भी शख्स के लिए, सिर्फ ईरान के लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी हमें तब्दीली की जो की गई है उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ। देखिए, जब वो एक्साइल के बाद, यानी जो उनको देश निकाला दिया गया था करीबन 2 दशक से तक वो बाहर थी, जब वो पहली बार एयर फ्रांस के प्लेन से आए थे, वो पहली तस्वीर यहाँ पर जो ली गई थी ये वो है। और कैसे ईरान रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कैसे ईरान रेवोल्यूशन तैयार हुआ, कैसे ईरान रेवोल्यूशन में लगातार चीजें हुई। ये देखिए, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो वहां से निकल रहे थे, और उनके बाद ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जब उन्हें फ्रांस के उस घर से लेकर जाया जा रहा था, और उसके बाद जब वो ईरान पहुंचे थे। ईरान रेवोल्यूशन की अपनी बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इतिहास रहा है, और बड़े लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चीजें हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या आलम है, ये उनका घर है जहां मैं इस समय मौजूद हूँ। पहला ऐसा चैनल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि जो इस समय उनके घर पे, इमाम खुमैनी के घर पर मौजूद है। ईरान रेवोल्यूशन के जनक उनको माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि कैसे ईरान रेवोल्यूशन की तैयार हुई थी। लेकिन जब वो ईरान रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब ये सारी सरकार, शाह की जो सरकार थी वो हटी, उसके बाद वो यहाँ दोबारा से पहुंचे, और उसके बाद की पहली तस्वीरें उनके ऑफिस की मैं आपको यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ। ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है वो जगह जहां पर खुमैनी साहब यानी इमाम खुमैनी रहा करते थे। ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखी हुई है कि ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इमाम खुमैनी रेजिडेंस, यानी जहां से लगातार सारी चीजें काम की जाती थी। अभी आज तक की टीम यहाँ पहुंची, और मैं आपको दिखा रहा हूँ जगह जहां से पूरी जो ईरानियन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी, ये वही जगह है। ये उनका घर है जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जगह बहुत लिमिटेड एक्सेस से मिलती है। आज तक पहला ऐसा चैनल है, मैं आपको सिर्फ भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, जो अंदर से इमाम खुमैनी के उस घर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर वो काम किया करते थे। देखिए, उनकी तस्वीरें पुरानी यहाँ पे लगी हुई है। ये एक तरीके की इबादत की जगह, यानी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह है। अगर आप देखें तो आप ये उनका घर देख सकते हैं जहां पर वो काम किया करते थे। और यहाँ पर बताया जाता है कि उनसे मिलने के लिए तमाम वो लोग यहाँ पर आते थे, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स हों, यहीं से सारी की सारी ईरान की जो आप कह सकते हैं कि जो ईरानी रेवोल्यूशन का काम किया जाता था। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक उनको फिर देश निकाला कर दिया गया, 2 दशक के करीब वो बाहर रहे, फ्रांस में रहे। लेकिन उसके बाद जब वापस लौटे तो यहीं से फिर ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सारी चीजें की गई। और आज तक की टीम आपको लेकर आई है। हालांकि हमें ज्यादा समय नहीं मिला है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जगह कैसी थी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जासूसी के उस किले में जो तेहरान में आज भी मौजूद है, जिससे अमेरिका के और ईरान के रिश्ते आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। 1979 से बंद पड़े हुए पूर्व अमेरिकी दूतावास के अंदर की वो तस्वीरें जो अब तक किसी टीवी चैनल ने आपको नहीं दिखाई होंगी। आखिरकार क्यों ये जासूसी का अड्डा माना जाता है? क्यों लगातार ईरान के लोग इस इमारत से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? दुश्मनी की वो इमारत जो आज भी अमेरिका और ईरान के रिश्तों के बीच में एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेरी वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिरकार अमेरिका के दूतावास में कैसे जासूसी के काम किए जाते थे। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये दरअसल वो एम्बेसी थी जो कभी अमेरिका की हुआ करती थी, यानी यूएस की एम्बेसी ईरान में। उसके बाद से यूएस के और ईरान के कभी डिप्लोमेटिक रिलेशन सीधे नहीं हुए, हमेशा से एक वाया रिलेशन रहे हैं, यानी किसी दूसरी कंट्री के साथ मध्यस्थता कर यूएस बातचीत करता है ईरान से, या फिर ईरान को भी अगर शुरुआत करनी होती हो तो वो भी ईरान भी बातचीत करता है यूएस से। अभी हाल ही में हमने देखा था कि जब बातचीत हो रही थी नेगोशिएशन को लेकर, तो ओमान वो मध्यस्थता कर रहा था। लेकिन आज मैं आपको उस जगह लेकर आया हूं जिसको ईरान के अंदर जो जासूसी का अड्डा कहा जाता है। बेसिकली जासूसी का वो अड्डा जो वहां पर एक समय पर यूएस की एम्बेसी हुआ करती थी, यूएस के डिप्लोमेट्स रहा करते थे, और वहां पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे अगर आप देखें, ये दरअसल वो वेपन्स या हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स हैं जो ईरान ने कैप्चर किए हुए हैं। दरअसल 1979 के दौरान जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब इस पूरी एम्बेसी को खाली करा दिया गया था, या यहाँ पर जो मॉब था वो इकट्ठा हो गया था, और इन्होंने कई डिप्लोमेट्स को, यूएस डिप्लोमेट्स को अपने बंदी बना लिया। अब इसको लेकर नेगोशिएशन चलते रहे अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, ईरान ने नहीं छोड़ा। अब उसी समय अगर मैं आपको बताऊं कि उस समय क्या हुआ था कि 1980 के दौरान, 1980 के दौरान यूएस ने अपने कई अपाचे हेलीकॉप्टर्स भेजे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो RS-53 हेलीकॉप्टर्स ईरान के एयर स्पेस में भेजे, और ये कोशिश की गई, और ये किया गया था 24 अप्रैल को 1980 के अंदर, और ये ताबास डेजर्ट के अंदर लोकेट था, और वहां पर
ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, दरअसल अपने डिप्लोमेट को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो असफल रहा। ईरान के एयर स्पेस में घुसने के बाद उनको मार गिराया गया और उस समय अयतुल्ला खमेनी ने वो विजिट किया था तबास के अंदर और फील्ड मिलिट्री ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ईरान हर उस चीज़ को बहुत संजोकर एक अपने लोगों को बताने के लिए कोशिश करता है कि जब भी कोई बड़े ऑपरेशन या कोई बड़ी ऐसी काम उनकी तरफ से किए गए हों जिसमें यूएस को या फिर ब्रिटिश या फिर यूरोप के किसी देश को उन्होंने धूल चटाई हो या फिर आप कह सकते हैं कि उनको काबिल ना होने दिया, तब ऐसे में वो सारी चीज़ों को संजोकर इस समय एम्बेसी में रखा जाता है। और अभी इस एम्बेसी के अंदर हर उस चीज़ को बहुत कायदे से, बहुत संभाल के रखा गया है जो इस समय जासूसी के लिए अमेरिका की तरफ से यूज़ की जा रही थी। आज तक की टीम इस समय तेहरान में मौजूद है। तेहरान की हर जगहों पर हम आपको लेकर चल रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात ये, एक ऐसी जगह भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ के ईरानियन रेवोल्यूशन को लेकर। 1979 में हमने तमाम जगह आज़ादी स्क्वायर पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो आज़ादी स्क्वायर पर बड़े विरोध हुए थे, चीज़ें हुई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी तस्वीर थी इस स्ट्रीट पर भी, यानी इस जगह जो मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर इस समय ईरान के झंडे लगाए गए हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ईरान के झंडे इस समय इस बिल्डिंग पे लगे हैं। दरअसल ये बिल्डिंग जो थी वो एक समय पर अमेरिका की एम्बेसी थी। अमेरिका को लेकर क्या नाराज़गी है ईरान की सोसाइटी में, ईरान के आप कह सकते हैं कि राजधानी को लेकर, राजधानी में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दीवारें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल ये एक समय पर अमेरिका की एम्बेसी हुआ करती थी। 1979 के बाद से एम्बेसी बंद है, कोई यहाँ पर चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अब पूरी जगह पर यहाँ पर इस तरीके के सिर्फ ईरान के झंडे नजर आ जाएंगे। दरअसल किसी भी एम्बेसी के अंदर उसका खुद का झंडे लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ से नदारत है, यहाँ से एम्बेसी हटा दी गई है। और अगर आप देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एम्बेसी के ऊपर ये ऐसे आप कह सकते हैं स्कल्प या फिर वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, और ये बहुत एक नाराज़गी के तौर पर भी यहाँ पर दर्शाता है कि ईरान के लोग यहाँ पर या फिर सरकार जो है वो किस तरीके से अमेरिका को लेती है और अमेरिका के साथ इनकी जो ये अदावत या फिर जो ये नाराज़गी है ये काफ़ी लंबे समय की है। एक और चीज़, यहाँ पर जो यूएस एम्बेसी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है यूएस ऑफ एस्पेराज म्यूजियम, यानी स्पाइंग की जगह। और अगर आप देखिए एवरी डे फ्रॉम 8 to 6 में एक म्यूजियम बना दिया गया है, और इस म्यूजियम के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पर यूएस किस तरीके से ईरान में रहकर यहाँ पर जासूसी कर रहा था, किस तरीके से चीज़ें कर रहा था, वो दर्शाने की कोशिश की गई है। और इसके पीछे का भी मकसद यही है कि अब एस्पेराज यानी जासूसी का अड्डा या जासूसी की वो जगह जहां से लगातार ईरान के खिलाफ जासूसी की जा रही थी, ये यहां पर दिखाने की इस समय कोशिश की गई। यानी ईरान में अमेरिका को लेकर क्या नाराजगी है, क्या इस समय वहां के लोग समझते हैं या कि वहां पे सोसाइटी कैसी सोचती है, ये मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहा था खासतौर पे तेहरान की इन सड़कों से। और इसके पीछे का मकसद यही था कि आप समझे जाने कि आखिरकार इस समय ईरान और अमेरिका के बीच की तलखी कोई नई बात नहीं है, ये कई दशकों पुरानी चीज़ें हैं। और ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर देखी गई थी। अब मैं आपको थोड़ी देर में अंदर लिए चलूँगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जो ईरान दावे करता है कि 1979 के बाद से ही लगातार, उससे पहले भी यूएस जो था वो कैसे ईरान के लगातार रिजिम चेंज के लिए या फिर वहाँ की सोसाइटी में दखल करने के लिए काम करता रहता था। जब भी किसी देश के अंदर कोई एम्बेसी खाली होती है, किसी देश के साथ किसी के डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होने जा रहे होते हैं या फिर वहाँ पर एक नया आप कह सकते हैं रिजिम आ रहा होता है, तो सबसे पहले काम किया जाता है वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं एम्बेसी के, उनको नष्ट किया जाना होता है। जब ईरान के अंदर ऐसा हो रहा था तब यूएस एम्बेसी के लोग, अधिकारी क्या कर रहे थे, वो भी यही कर रहे थे, अपने जरूरी कागजातों को जला रहे थे या उनको नष्ट कर रहे थे। लेकिन आप मानिए कि ईरान ने ना सिर्फ उन जले हुए या फिर कटे हुए कागजों को दोबारा से काम किया, कई सालों तक उनके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो सारी जांची परखी गई। ये देखिए, क्लासिफाइड वेस्ट ओनली, ये उस समय का बर्न मटेरियल था जो रखा गया है, और सैंपल ऑफ डिस्ट्रॉइंग इक्विपमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी यहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं जो उस समय के थे। और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की दूसरी, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टेक ओवर द फॉर्मर आर्मी एम्बेसी वेरियस कमिटी वर फाउंड बाय द स्टूडेंट्स, यानी यहाँ के बच्चों ने ऑन द कमिटमेंट ऑफ डेडिकेटेड रिट्रीविंग, यानी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को, ऐसे डॉक्यूमेंट्स यानी आप इस हालात में थे ये डॉक्यूमेंट्स,
और इनको जोड़ जोड़ कर इन्होंने इनमें से सारी जानकारियां इकट्ठा की।